हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा कि पिछले कई सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग की बात करी है और हमने डेटा हैंडलिंग के हमारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं, उसके बारे में बात करी है। उसी टॉपिक्स को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे, वो है सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग एंड मोड। तो सॉर्ट और ऑर्डर क्या होते हैं, जैसा तो आपको इसका नाम है उसी के अनुसार इसका जो मतलब है उससे समझ में आ जाना चाहिए कि सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अगर हमको कुछ डेटा दिया हुआ है तो उसको हम किसी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में या घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में हम उसको अरेंज करना चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारा ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग ऐसे सुन करके तो लगता है कि एक ही बात करनी है, लेकिन आर सॉफ्टवेयर में इनका कार्य अलग अलग होता है। जब हम सॉर्ट की बात करते हैं तो वह वैल्यूज़ को सॉर्ट करता है, और जब हम ऑर्डर को बात करते हैं तो वह वैल्यूज़ की जो लोकेशन होता है उनको सॉर्ट करता है। तो ठीक है, हम इसके बारे में हम आपको यहाँ पे एक भिन्न भिन्न उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि सॉर्ट और ऑर्डरिंग आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तभी आपको जो कार्य करना है आप उसको आर के अनुरूप जो उसका सिंटैक्स है, कमांड है, उसमें लिख करके आर को आप बता सकते हैं। और उसके बाद में हम मोड की बात करेंगे। मोड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसमें कुछ और नए हमारे जो तरीके के मोड्स होते हैं उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे। बस इसके बारे में आप पहले से कर चुके हो। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और हम अपने सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग और मोड के बारे में भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ओके। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उसको हम बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हम उनको अरेंज करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर हम कहें हमारे पास सपोज़ 3 वैल्यू है, 5 और एक हमारी है 10 और एक हमारी है 2। अब अगर आप देखेंगे कि इसको अगर हमको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है तो सबसे पहले हमारे इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है 2 उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू है 5 उसको लिखेंगे, और उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है 10 उसको लिखेंगे। और अगर हमको इसको घटते हुए क्रम में अगर लिखना है तो ये हमारे क्या हुआ, ये हमारी बढ़ते हुए क्रम में है। और घटते हुए क्रम में अगर मुझको लिखना है तो सबसे पहले हम जो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू है 10 उसको लिखेंगे, उसके बाद में उससे जो छोटी वैल्यू है 5 उसको लिखेंगे, और उसके बाद में सबसे छोटी वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। तो यह कार्य हमारे आर सॉफ्टवेयर में सॉर्ट फंक्शन के द्वारा किया जाता है, और इसका हमारा सिंटैक्स होता है SORT। सब कुछ हम इसको लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना एक डेटा वेक्टर दे देंगे x, जिसके अंदर हम जिन वैल्यू को घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में सॉर्ट करना चाहते हैं उनको लिख देते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि हम जब सॉर्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएं या इसको हम घटते हुए क्रम में लगाएं। तो ये कार्य आर सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से इन्फॉर्म किया जाए, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो हम सॉर्ट कमांड में पैरेंथेसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, DECREASING, डिक्रीजिंग। और ये सब कुछ हम लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। अब जैसे देखिए, आपको डिक्रीजिंग का मतलब पता हुआ है कि कम होता हुआ। ये इसका जो हमारा आउटकम होता है ये हमारा लॉजिकल वेरिएबल होता है, तो इसकी 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर बिल्कुल इसको एक जो आम भाषा होती है, साधारण भाषा होती है, उसमें समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, डिक्रीजिंग का मतलब है फॉल्स, अर्थात डिक्रीजिंग नहीं होगा। अब जो डिक्रीजिंग नहीं होगा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। जब हम कह रहे हैं कि हमको घटते हुए क्रम में वैल्यूज़ को अरेंज नहीं करना है, इसका मतलब फिर क्या करना होगा? 2 ही तो ऑप्शन है, या तो वैल्यूज़ हमारे घटते हुए क्रम में अरेंज होगी या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होगी। तो जब अगर घटते हुए क्रम में अरेंज नहीं हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होंगी। अर्थात
जो हमारा अगर हम यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं लिखते और हम खाली यहाँ पे सॉर्ट एक्स लिखते हैं तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि जहाँ पर हम वैल्यूज़ को घटते या बढ़ते क्रम में के दोनों ऑप्शंस में से बढ़ते हुए क्रम को चूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक और हमारा ऑप्शन होता है NA.last। इसके पास अगर हम कहते हैं कि NA.last इज इक्वल टू ट्रू, देन इसका मतलब है कि अगर हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ हमारी सॉर्ट होकर के आएंगी उसके सबसे अंत में उनको लिख दिया जाएगा। और अगर हम कर देते हैं NA.last इक्वल टू फॉल्स, देन जो हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं हमारे जो आउटकम डेटा वेक्टर है वहाँ सब पहले स्थान पे उनको लिखा जाता है, उसके बाद में बाकी वैल्यूज लिखी जाती हैं। और अगर हम कहते हैं NA.last इज इक्वल टू NA, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे डेटा वेक्टर में मिसिंग वैल्यूज़ हैं जिनको हम NA के द्वारा इंडिकेट करते हैं उनको रिमूव कर दो, उनको हटा दो और उसके बाद में जो हमारी बाकी वैल्यूज़ हैं उसको सॉर्ट कर दो। तो देखिए हम इसको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक मैंने यहाँ बहुत आसान सा उदाहरण लिया है जिसमें मैंने डेटा में वैल्यू ली है 8, 5, 7 और 6, राइट। और इसको देखिए हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो ज़रा सा सॉर्टिंग का आप अगर मतलब समझने की कोशिश करिए तो देखिए क्या होता है, इसको हमको घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो अगर इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमको जो अपने 8, 5, 7 और 6 में से सबसे छोटी वैल्यू है उसको लिखना पड़ेगा। तो 8, 5, 7, 6 में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, आपकी है 5। उसके बाद में जो हमारी बाकी वैल्यूज़ बची हैं 8, 7, 6, उसमें से हमको इसकी सबसे छोटी वैल्यू देखना पड़ेगा, वो कौन सी है, 6। उसके बाद में हमको अब जो भी बाकी वैल्यू बची हैं 8 और 7 में से देखना पड़ेगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 7। और उसके बाद में जो भी हमारी अंतिम वैल्यू बची है 8, तो एक ही वैल्यू है तो उसका मिनिमम हमारा हो जाएगा 8। तो देखिए ये जो आपने ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, यही आपको जब आप सॉर्ट फंक्शन को y के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऑप्शन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, राइट। तो आप जैसे ही आप करेंगे सॉर्ट और पैरेंथेसिस में लिखेंगे y, आपको ये जो हमारी सारी वैल्यूज़ हैं डेटा वेक्टर में ये बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर लिख देंगे सॉर्ट ऑफ y और साथ में ऑप्शन दे देंगे डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू, कैपिटल TRUE, तो इसका जो हमको जो ऊपर आउटकम मिला है इसका बिल्कुल उल्टा मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारी बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। तो इसका देखिए ऑपरेशन कैसे होगा, दो ऑप्शंस हैं। या तो जो हमारा ऑपरेशन अभी पहले वाले एग्जाम्पल में हुआ है ये हमारा उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो मुझको यहाँ पे 8, 7, 6, 5 मिल जाएगा। और ऐसे आप अगर फंडामेंटल तरीके से देखें तो जो आपने यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं 8, 5, 7 और 6, इसमें से आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए तो पहली वैल्यू क्या आएगी, 8। उसके बाद में जो हमारी बाकी वैल्यू बची हैं 5, 7, 6, इसमें से क्या हो जाएगी, उससे बड़ी वैल्यू 7। उसके बाद में जो हमारी बाकी वैल्यू बची हैं उसमें से हमारी कौन कौन सी वैल्यू बची हैं, 5 और 6, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6, और उसके बाद अंतिम वैल्यू बचेगी 5। देखिए यही वैल्यूज़ तो हमारी यहाँ पर लिख करके आ गई। तो इस प्रकार से हम अपनी वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देंगे। तो चलिए इस ऑपरेशन को ज़रा हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको इनका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डेटा बना लिया, मान लीजिए से 8, से 15, 10 और से 4। अब देखिए अब आपने जब यहाँ पे कहा सॉर्ट y, तो देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटी वैल्यू है 4 वो आ गई, उसके बाद में उससे बड़ी वैल्यू, उसके बाद में जो बढ़ते हुए क्रम में बाकी दो वैल्यूज़ हमारी आ गई। और यहीं पर अगर मैंने ऑप्शन यूज़ किया डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारी जो सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद में सबसे अंत में जो सबसे छोटी वैल्यूज़ है वो आ जाएगी। और इसी में आप अगर कर देंगे डिक्रीजिंग इज इक्वल टू, आप अगर लिख देंगे फॉल्स, तो देखिए क्या होगा, आपको यही आउटकम मिल जाएगा 4, 8, 10, 15 जो आपको पहले मिला था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिक्रीजिंग इक्वल टू फॉल्स है ये आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे सॉर्ट y के साथ आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी ये डिक्रीजिंग इक्वल टू फॉल्स ही रहेगा।
राइट, ओके। अब हम चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम आपको ऑर्डरिंग के बारे में बताएंगे। अब ऑर्डरिंग में देखिए क्या होता है कि आपको पहला तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग दोनों के मतलब हमारे मिलते जुलते होते हैं, तो बहुत लोग समझते हैं कि ये हमारा एक ही कार्य कर रहा है। तो हमारे पास अब यहाँ पे दो सवाल हैं कि हमको अगर ऑर्डर को निकालना है तो हमारे आर्ट सॉफ्टवेयर में उनका क्या ऑपरेशन होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है और हमको ये कौन सा आउटपुट देता है, राइट। और आप अगर देखेंगे तो आपको ये अगर हम उसी डेटा वेक्टर में अगर हम सॉर्ट और ऑर्डर दोनों को अगर हम कमांड अलग अलग करते हैं तो उसके आउटकम अलग अलग आते हैं। तो देखिए पहले आपको बता दें कि आर सॉफ्टवेयर में ऑर्डर को निकालने का हमारा फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम आपको बाकी बातें समझाएंगे। तो देखिए ऑर्डर को निकालने के लिए हमारा कमांड होता है ORDER, ऑर्डर, राइट। अब अगर हमको ऑर्डर अपना अगर निकालना अगर है तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ORDER और उसके बाद में हम इसको यहाँ पे अपना जो भी डेटा वेक्टर है उसको लिखेंगे और उसके बाद में लिख देंगे डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो x डेटा वेक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी ऑर्डर हो जाएंगी, और जब आपने लिखा डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स तो जैसा हमने अभी सॉर्ट के केस में देखा है कि जब हम कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग हमारा है फॉल्स तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। अब कोई भी डेटा अगर है हमारा ऑर्डरिंग हो रही है तो या तो वो डिक्रीजिंग होगी, मतलब या तो डेटा बढ़ते हुए क्रम में होगा या घटते हुए क्रम में होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा डिक्रीजिंग फॉल्स है कि हमको अपना ऑर्डर को घटते हुए क्रम में नहीं लगाना है तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ते हुए क्रम में लगेगा। तो जिस प्रकार से हमने सॉर्टिंग में देखा था कि डिक्रीजिंग इक्वल टू फॉल्स हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, उसी प्रकार से ऑर्डरिंग के अंदर भी डिक्रीजिंग इक्वल टू फॉल्स हमारा एक डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन होता है। और उसके बाद में हमारा एक और ऑप्शन होता है NA.last इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। तो आप देखेंगे कि जब अगर हम इसको यहाँ पे देते हैं ट्रू तो इसका मतलब है कि जो हमारी मिसिंग वैल्यू है वो हमारे ऑर्डर डेटा वेक्टर में सबसे अंत में जाएंगी, और हम कहते हैं फॉल्स तो ये हमारे जो आरंभ में लगा दिया जाएगा, और अगर हम कहते हैं NA तो ये हमारा ऑर्डर जो हमारी वैल्यू है ये जो भी उस डेटा में से मिसिंग वैल्यूज़ को हटाने के बाद में उन वैल्यूज़ को ऑर्डर कर देगा। इस प्रकार से हम ये देखिए अपना जो भी ऑर्डर वाला कार्य है हम उसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब हम ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्डर कर क्या रहा है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पर छोटा सा उदाहरण लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डेटा वेक्टर लिया है जहाँ पे सिर्फ 5 वैल्यूज़ हैं 9, 8, 5, 7, 6। अब मुझे ये बताइए जब भी हम किसी वैल्यू को अपने डेटा वेक्टर में देते हैं तो हमारे पास उसमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। एक तो वह वैल्यू क्या है और उसकी डेटा वेक्टर में उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर वो है। जैसे कि अगर हम कहें कि ये वैल्यू हमारी 9 है, ये हमारी इस डेटा वेक्टर में पहली जगह पर है, इसकी हमारी पोजीशन क्या है फर्स्ट। दो हमारी दूसरी वैल्यू है 8, ये हमारे सेकेंड पोजीशन पर है। तीसरी वैल्यू 5, ये हमारी थर्ड पोजीशन पर है। 7 हमारा फोर्थ पोजीशन पर है और 6 हमारा फिफ्थ पोजीशन पर है, राइट। तो अब हम ज़रा से यहाँ पे इस डेटा वेक्टर में जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनका मान और उनकी लोकेशन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैल्यूज़ 9, 8, 5, 7, 6 और उनकी जो पोजीशन थी 1, 2, 3, 4, 5 लिख दी है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ज़रा सा हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। उनको हम एक बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हम उनको लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है 5, राइट। तो जो भी हमारी 5 वैल्यू है उसको मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद में कौन सी है 6, ये मैंने लिख दिया 6। उसके बाद में कौन सी है 7, तो मैंने लिख दिया 7। उसके बाद में कौन सी वैल्यू है 8, मैंने लिख दिया 8। और इसके बाद में कौन सी वैल्यू है 9।
तो ये तो देखिए इनकी वैल्यू हो गई। अब हम साथ में ये जो वैल्यूज़ मैंने देखिए यहाँ पर लिख दी हैं 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम क्या करते हैं कि इन 5, 6, 7, 8, 9 के साथ में इनकी जो लोकेशंस थी उनको भी हम उठा करके नीचे ले आते हैं। तो देखिए जो आपकी पहली वैल्यू थी 5, ये वैल्यू है 5 और उसकी लोकेशन और पोजीशन क्या है 3। तो ये पूरा वैल्यू हम ये पूरा ब्लॉक उठा करके हम यहाँ पे ले आते हैं और ये मैंने 5 और 3 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारी अगली वैल्यू क्या है 6। तो मैंने 6 और उसके साथ में जो उसकी लोकेशन है दोनों को हमने एक साथ उठाया और दोनों को मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया। उसके बाद में हमने क्या किया कि जो हमारी अगली वैल्यू है 7, हमने उसको उठाया और 7 के साथ मैंने उसकी वैल्यू और उसकी पोजीशन दोनों के एक साथ उठा करके नीचे लिख दिया। उसके बाद हमने जो उसके आगे की वैल्यू है 8 उसको उठाया और वैल्यू के साथ में जो उसकी लोकेशन है पोजीशन है उसको उठाया और उसको मैंने यहाँ पे देखिए एक साथ यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद मैंने अंत में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 9 उसको मैंने उसकी वैल्यू और पोजीशन के साथ उठाया और मैंने देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब ज़रा सा आप ये ध्यान दीजिए कि जब मैंने ये ऑपरेशन किया है तो इसमें से जो भी हमारी पहली वाली रो में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये तो एक हमारी जैसे इस डेटा वेक्टर की सॉर्टेड वैल्यू आ गई, अर्थात जो वैल्यूज़ थी उनको एक बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया। अब उसके साथ में जो उनकी पोजीशंस आई हैं, ये पोजीशन क्या है, मतलब कि जब हमने डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखा तो बढ़ते हुए क्रम में जो हमारा डेटा अरेंज हुआ है उसकी ओरिजिनल पोजीशंस क्या क्या आई हैं। हमारी क्या क्या आई हैं 3, 5, 4, 2 और 1 जो देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। राइट, आप ज़रा सा इन वैल्यूज़ को ज़रा सा ध्यान में रखिए और अब हम आपको पहले ऑर्डर का ऑपरेशन करके दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारी हैं क्या। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे, अब आप ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपनी y की वैल्यू तो हमारी यही थी 98576, उसको मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया तो देखिए आपका आउटकम क्या आ गया 35421। अब ये 35421 कहाँ से आ रहा है, अगर आप देखने की कोशिश करिए ये 35421 ये यही तो है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो दोनों हमारी ये जो टेबल्स बनी है इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारी y वेक्टर में जब मैंने अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा है पहली रो में, तो ये हमारा क्या है, एक कुछ ऐसा कमांड है सॉर्ट ऑफ y। लेकिन उसके जो नीचे जब हम वैल्यू को सॉर्ट कर रहे हैं उनके साथ में जो उनकी लोकेशन अरेंज हुई हैं वह ये हमारे ऑर्डर कमांड के द्वारा आउटकम में आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कभी ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर में जो हमारी डेटा वेक्टर की वैल्यूज़ हैं उनकी जो लोकेशंस हैं वो यहाँ पर आउटकम में दी जाती हैं। और ये कौन सी लोकेशंस होती हैं कि पहले हमारा डेटा सॉर्ट होता है और सॉर्ट में उसके साथ में जब हम डेटा को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो उस बढ़ते हुए क्रम में जो डेटा है उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वह हम उसको यहाँ पे ऑर्डर y के आउटपुट में दिखाई जाती है। राइट, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर अपना अगर एक ऑप्शन यूज़ कर लेंगे डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू, अर्थात DECREASING लोअर केस में इक्वल टू ट्रू, देन देखिए यही जो ऑर्डर आपको मिला है यहाँ पे 35421 ये आपका देखिए उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा 12453। तो देखिए जरा सा अब हम इसी कमांड को आपको R सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और देखिए ये इसका आउटकम भी है तो आपको समझ में आएगा कि देखिए क्या हो रहा है। तो अब हम देखिए काम करते हैं, हम अपने इसी डेटा वेक्टर को लेते हैं जो हमने ऊपर सॉर्ट में यूज़ किया था और देखिए ज़रा सा हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं कि अगर हम इसका ऑर्डर निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये आ रहा है 4132 और जब आपने सॉर्ट किया था तो ये क्या था देखिए 4 8 10 15। तो देखिए फोर्थ क्या है, ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू और ये किस लोकेशन पे है फोर्थ, तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया फोर्थ। उसके बाद में क्या है 8 आपकी कहाँ पे है, ये देखिए पहली पोजीशन पर है 8 आपका, तो ये 41 आ गया। उसी प्रकार से आपकी बाकी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम देखिए इसी कमांड में हम ऑर्डर का हम के साथ में हम करते हैं
डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू। तो देखिए आपको उत्तर आ जाएगा, इसी का उल्टा हो गया, ये था 4132 और ये आपका हो गया 2314। और इसी में आप अगर ट्रू की जगह आप अगर कर देंगे फॉल्स तो आपका देखिए यही उत्तर आ गया जो आपने ऑर्डर के साथ में निकाला था। अर्थात जो डिक्रीजिंग इक्वल टू फॉल्स है ये इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कि अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ये हरदम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा। ओके, अब हम अपने एक और छोटे से टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वह है मोड। तो मोड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड होता है, ये वो वाला मोड नहीं है। ये हमारा है मोड जैसे हमारे यातायात के साधन, जैसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम कहते थे रेल और रोड, जहाज इत्यादि, ये हमारा वो वाला मोड है। सो हर एक जो भी हमारा आर सॉफ्टवेयर में हमारा हर एक ऑब्जेक्ट का एक मोड होता है और यह मोड दिखाता है कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है आर सॉफ्टवेयर में उसकी मेमोरी में किस प्रकार से स्टोर हुआ है, एज ए नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स या फंक्शन इत्यादि। चलिए हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं कि ये इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसका हमारा कमांड हम लोगों ने पहले भी बात करी, ये हमारा होता है मोड, MODE, और पैरेंथेसिस में हम उस डेटा वेक्टर को लिखते हैं जिसका हम मोड निकालना चाहते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन हम आपको कुछ और यहाँ पे बताना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस ऑपरेशन को यहाँ पे फिर से लिया है। तो देखिए हमने पहला एक नंबर लिया 1.234, इसका हमारा ये क्या है नंबर, इसका मोड क्या होगा न्यूमरिक। एक हमने डेटा वेक्टर लिया नंबर्स का, इसके अंदर भी सारे नंबर्स हैं तो इसका हमारा मोड क्या होगा न्यूमरिक। एक हमने कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया से इंडिया, इसको मैंने डबल कोट्स में लिखा, तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो इसका मोड हमारा क्या होगा कैरेक्टर। उसी प्रकार से हमने अगर अपने कैरेक्टर्स का डेटा वेक्टर ले लिया तो ये भी हमारा एक कैरेक्टर ही होगा। इसके बाद में देखिए अब हम बात करते हैं आपको एक और, मैंने यहाँ पे देखिए एक ये कैरेक्टर स्ट्रिंग ली जिसमें मैंने लिखा MP और UP अर्थात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। साथ में हमने इसके ऊपर एक ऑपरेशन किया फैक्टर। ये फैक्टर का ऑपरेशन क्या है ये अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में समझेंगे, लेकिन ये जो फैक्टर होता है ये हमारे कैरेक्टर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देता है। तो इसका देखिए जो हमारा मोड क्या हो गया न्यूमरिक, राइट, और इसको हम कहते हैं फैक्टर। उसी प्रकार से हमारे पास एक और ऑप्शन होता है लिस्ट, राइट, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे और इसको हम कहते ही हैं लिस्ट, LIST। और इसमें से हमारे देखिए जो दो मैंने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं इंडिया और कनाडा डबल कोट्स के अंदर, इसका हमारा मोड क्या होगा लिस्ट। उसी तरीके से हमारे पास एक और कमांड होता है डेटा फ्रेम को हैंडल करने के लिए। अब ये डेटा फ्रेम क्या होते हैं, जिस तरीके से आपने स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा हुआ है कि स्प्रेडशीट में हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और कैरेक्टर दोनों को किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं और उसके ऊपर जो हमारा डेटा है उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। जैसे हमारा एक स्प्रेडशीट बनाने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है MS Excel, राइट। तो MS Excel सॉफ्टवेयर में हम अपने जो भी डेटा और कैरेक्टर दोनों को लिख सकते हैं, तो उसकी जो हमारी फाइल होती है उसी को स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो आर सॉफ्टवेयर में उस तरह की स्प्रेडशीट को किस प्रकार से हैंडल किया जाए उसके लिए हम डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। डेटा फ्रेम क्या होता है इसको हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन इसका जो हमारा मोड होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा होता है लिस्ट। उसके साथ ही हमारे पास बहुत से फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है प्रिंट फंक्शन, सम फंक्शन इत्यादि। तो ये जो फंक्शंस होते हैं इनका हमारा मोड होता है, उसको हम कहते हैं फंक्शन, FUNCTION। तो ये देखिए हमारे मोड्स होते हैं और हम इसके बारे में ज़रा सा आपको कुछ उदाहरण लेकर के भी बताते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे निकाला तो कि ये जो हमारा एक नंबर है 2.432, इसका हमारा मोड क्या होगा न्यूमरिक। अगर हम एक डेटा वेक्टर ले लेंगे, इसके अंदर हमारे सारे नंबर्स हैं, तो इसका हमारा मोड क्या हो जाएगा न्यूमरिक। हम एक कोई कैरेक्टर ले लेंगे इंडिया, तो इसका हमारा मोड क्या हो जाएगा कैरेक्टर। अगर हम कैरेक्टर्स का डेटा वेक्टर ले लेंगे जैसे इंडिया और कनाडा, तो चाहे वो स्मॉल लेटर में हो कैपिटल लेटर में हो फ़र्क नहीं पड़ता, इसका हमारा मोड क्या हो जाएगा कैरेक्टर। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट जो आपको मैंने दिखाया है। उसी प्रकार से आप अगर कोई भी एक कैरेक्टर्स का डेटा वेक्टर लेते हैं लेकिन उसके ऊपर आप अगर अपना फैक्टर ऑपरेशन कर देते हैं तो ये क्या करेगा, इस कैरेक्टर को एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा और इसका जो हमारा मोड बन जाएगा फिर न्यूमरिक।
और उसी प्रकार से अगर हम एक अपना लिस्ट कमांड का यूज़ करते हुए हम एक अपनी लिस्ट बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया और यूएसए दोनों हमारे कैरेक्टर हैं, दोनों की मैंने लिस्ट बनाई है, तो इसका जब मैंने मोड निकाला तो ये कैरेक्टर नहीं हुआ, ये हो गया लिस्ट। और उसी प्रकार से जब हम किसी अपने डेटा फ्रेम का मोड निकालते हैं, तो डेटा फ्रेम मैंने एक यहाँ पे तैयार किया है, ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे x = 1 और 2 और यहाँ पे इंडिया और यूएसए दो वैल्यूज़ को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करी है। तो इसका भी जो हमारा मोड क्या होगा, लिस्ट। उसी तरह से अगर हम कोई भी फंक्शन लेंगे जैसे प्रिंट, इसका हमारा मोड क्या हो जाएगा, फंक्शन। उसी तरह से सम, प्रोडक्ट, इस इत्यादि अगर हम इनको भी लेंगे तो उसका भी हमारा जो आउटपुट होगा ये हमारा फंक्शन के फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि, लेकिन हम आपको इनको यहाँ पर अपने आर सॉफ्टवेयर में करके भी दिखाते हैं। तो जैसे देखिए मैंने लिखा मोड ऑफ से 2, 3, 4, तो ये कितना हो गया, न्यूमेरिक। और इसी में अगर मैंने एक कोई डेटा वेक्टर ले लिया से 2, 6, 9, तो देखिए इसका मोड क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक। और अगर कोई यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लिया, कैसे मैंने कह दिया से एप्पल, तो देखिए इसका मोड क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। और इसी में आप अगर मान लीजिए आप इन कैरेक्टर्स का डेटा वेक्टर निकाल लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे एप्पल, बनाना और शेर केक, और केक भी हमारा कैरेक्टर है, तो इसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। और देखिए इसका हमारा मोड क्या आ जाएगा, कैरेक्टर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसी डेटा वेक्टर में अगर हम मान लीजिए एक हम यहाँ पे नंबर ऐड कर देते हैं 34, तो इसका मोड क्या रहेगा, ये भी हमारा कैरेक्टर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही आपने किसी डेटा वेक्टर में अगर नंबर को ऐड कर दिया, लेकिन उसके बाद आप उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में ही रहेगा, राइट। तो अब आप मान लीजिए कि अगर हम इसी अब डेटा वेक्टर में जो मेरा कैरेक्टर के फॉर्म में है, इसमें अगर हम यहाँ पर एक फैक्टर का ऑपरेशन कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है, इसका हमारा मोड बदल जाएगा, ये हो जाएगा नंबर, राइट। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे कोई अगर हम एक लिस्ट ले लेते हैं, और लिस्ट का अगर हम जो भी मोड निकालते हैं, तो जैसे मैंने कह दिया यूपी से एमपी, तो आप देखेंगे ये इसका हमारा ऑपरेशन क्या आ गया, लिस्ट। इसका हमारा मोड क्या आ गया, लिस्ट। लिस्ट क्या होती है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। और इसी प्रकार से अगर हम अपने अब किसी डेटा फ्रेम का अगर हम मोड निकालना चाहते हैं, तो भी देखिए ये हमारा लिस्ट आ गया। और अगर हम किसी फंक्शन का अगर हम जैसे मैंने निकाला प्रिंट, इसका अगर हम मोड निकालते हैं तो ये क्या आ गया, फंक्शन। अगर हम एक और अपना कोई फंक्शन लेते हैं, सपोज़ मैंने ले लिया सॉर्ट, चलिए देखिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फंक्शन है, राइट। तो देखिए ये हमारा एक जो मोड फंक्शन है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ और ऑपरेशन बताए जो हम यहाँ पर आपको आगे करके दिखाएंगे। तो अब हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आपने देखा कि ये लेक्चर मेरा बहुत ही आसान सा था, जिसमें मैंने आपको सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग और मोड के बारे में बात करी। लेकिन इसका आउटकम तो बहुत आसान है, लेकिन आपका कार्य सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ज़रा सा समझिए कि आर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आर कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से आपको अपने कार्यों को आर के द्वारा कराने के लिए उसको एक सही कमांड देना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग का जो एक जो कॉमन मतलब तो एक सही आता है, लेकिन दोनों के ऑपरेशन अलग अलग होते हैं। सॉर्टिंग में वह वैल्यूज़ को सॉर्ट कर रहा है, और ऑर्डरिंग में जो उसने वैल्यूज सॉर्ट करी हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है उसको बताने की कोशिश कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही मैंने आपको मोड के बारे में बताया। मोड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे, लेकिन हमारे कुछ और ऐसे चीज़ें हैं जैसे हमारा लिस्ट, डेटा फ्रेम, फैक्टर इत्यादि है, जो हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में इनको पढ़ने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि इनके मोड्स के बारे में हम आपको पहले बता दें, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक यहाँ पर लिया है। अब आपकी बारी है कि आप छोटे छोटे उदाहरण लीजिए और आप नंबर्स, कैरेक्टर इत्यादि के एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन लीजिए, उनके मोड देखिए, और जो आपका सॉर्ट और ऑर्डर वाले कमांड है उसको आप अपनी ओर से कोई डेटा वेक्टर लीजिए और उसमें ऊपर सॉर्ट और ऑर्डर करके देखिए कि मैनुअली आप जो निकाल रहे हो और जो आर के द्वारा आ रहा है वो क्या आपस में मेल कर रहा है।
और जैसे जैसे आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाओगे, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और कमांड के साथ मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।